सबसे पहले तो कैपेसिटर से शुरू करते हैं। सबसे पहला केस लेते हैं कि कैपेसिटर है सीरीज में। तो अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो हमें इनका इक्विवेलेंट निकालना है। उसका क्या मतलब हुआ कि मान लो तीन कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटेंस C1 C2 C3, ये आपने किसी बैटरी से जोड़ रखे हैं, V वोल्ट की बैटरी से। तो चार्ज फ्लो कर रहा है, वो चार्ज फ्लो कर रहा है Q। तो इनके इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इन तीनों की जगह अगर आप एक कैपेसिटर लगा देते जिसकी कैपेसिटेंस होती C इक्विवेलेंट और उसी बैटरी से लगा देते, इस बैटरी से ये तीन लगाए हुए थे, तो भी चार्ज उतना ही फ्लो करता जितना इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लो कर रहा होता। तब हम बोलते हैं कि ये जो अकेला है C इक्विवेलेंट ये इन तीनों के बराबर हो गया। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब सीरीज में है तो करंट सेम होता है, तो करंट सेम मतलब चार्ज भी सेम होता है। हाँ, सीरीज में कौन डिवाइड होता है? पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज। तो हम बोल सकते हैं कि जो पहले वाला कैपेसिटर है उसका वोल्टेज वो हो गया V1, सेकेंड वाला कैपेसिटर इसका वोल्टेज V2, थर्ड वाला कैपेसिटर इसका वोल्टेज V3। तो ये जो तीन टुकड़े हुए हैं वोल्टेज के ये V से ही हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो Q होता है C इंटू V। तो अगर मैं बात करूं तो तीनों के लिए चार्ज तो सेम है ही सही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C1 V1। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी? Q अपॉन C1। तो V1 हो गया Q बाय C1, सिमिलरली V2 हो जाएगा Q बाय C2 और V3 हो जाएगा Q बाय C3। और रह गया सवाल V का, तो V को हम यहां से निकालेंगे। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या आती? तो V होता, V की वैल्यू क्या आती? Q, तो चार्ज तो उतना ही है, अपॉन C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आ जाता Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो ये Q कॉमन आ जाता, कॉमन आकर के Q कट जाता और यहाँ पे 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला आ जाता 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरह से तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म में, समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि जब सीरीज की बात होती है तो नेट कैपेसिटेंस निकलती है वो ऐसे निकलती है। ये समेशन का फॉर्म होता है कि 1 अपॉन सी आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n। कैपेसिटर्स में जो सिस्टम होता है वो रही। तो इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको। मेरा एक दोस्त है, तो उसके खेत में मोटर लगी हुई थी, तो उसका कैपेसिटर, सेल बोलते हैं इसको, वो ख़राब हो गया। तो वो सेल था 60 माइक्रोफेरेड का। तो दुकान पे गया तो दुकान पे उसको 60 माइक्रोफेरेड वाला नहीं मिला, तो उसने क्या करा, 30-30 वाले दो ले लिए और दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। और उसकी जो मोटर चलाई बाद में, तो मोटर फूक गई। तो अब आप समझ सकते होगे, अगर सीरीज में जोड़ते हो 30 और 30 को, तो आंसर 60 नहीं आएगा, 15 आ गया। तो कैपेसिटेंस कम हो गई। उसको सीरीज पैरेलल का आइडिया नहीं था, उसने सोचा जैसे नॉर्मल चीज़ें काम करती हैं वैसे करेंगी, और लेने के देने पड़ गए। मतलब अगर उसको दो लाने थे तो लाने थे उसको 120 और 120 के, या फिर उसको 30-30 का जोड़ना था तो उसको पैरेलल में जोड़ना चाहिए था, तब जाकर के 60 होता। तो उससे गलती हो गई, तो उस चक्कर में मोटर बेचारे की जल गई, बहुत खर्चा हुआ। से उल्टा होता है, रजिस्टर्स में जो फॉर्मूला पैरेलल में आता है वो यहाँ पे सीरीज में आता है। फिर दूसरा केस इसी का कि कैपेसिटर्स किस में है? कैपेसिटर्स हो गए पैरेलल में। तो अगर कैपेसिटर्स को आपने पैरेलल में लगा रखा है एक V वोल्ट की बैटरी से, तो इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब क्या होगा? मान लो चार्ज फ्लो कर रहा है, वो कर रहा है Q। तो इनके इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? एक अकेला कैपेसिटर वो अगर इन तीनों की जगह लगा दिया जाए तो वो भी इसी बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करवा ले? V चार्ज, वो सॉरी Q चार्ज फ्लो करवा दे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे पैरेलल में करंट डिवाइड होता है वैसे ही चार्ज भी डिवाइड हुआ। चार्ज और करंट बात तो एक ही है। तो यहाँ पे चार्ज को तीन ब्रांच मिल रही हैं, तो चार्ज के तीन टुकड़े हो जाएंगे, Q1 Q2 और Q3। और फिर वही बात है कि जो तीन टुकड़े हुए हैं वो मेन चार्ज Q से हुए हैं, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है C इंटू V। तो पहले वाला जो कैपेसिटर है उसका चार्ज है Q1, तो वो क्या हो जाएगा? C1 इंटू में V। अब तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है तो तीनों का वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा, V वोल्टेज ही होगा। तो Q2 आएगा वो आएगा C2V और Q3 आएगा वो आएगा C3V। और अकेले Q की वैल्यू हम इस इक्विवेलेंट वाले से निकाल लेंगे, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? C इक्विवेलेंट इंटू में V। तो यहाँ पे भी ये V तीनों में कॉमन है, कॉमन लेकर के काट दिया,
तो C इक्वलेंट कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो समेशन ऑफ I वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस डायरेक्टली जुड़ती है, सीरीज में होते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस इनडायरेक्टली, मतलब वो 1 अपॉन वाले फॉर्मूले से जुड़ती है। अब जो सेकेंड और थर्ड केस होता है, यानी कि रजिस्टर्स का, सॉरी फर्स्ट और थर्ड केस होता है रजिस्टर्स और इंडक्टर्स, तो वो दोनों केस सेम ही होते हैं। अगर इंडक्टर्स की बात करूं तो अगर इंडक्टर्स को सीरीज में जोड़ दिया तो इनकी जगह अगर आपको एक इंडक्टर जोड़ना हो, मान लो हमारे पास में ईएमएफ का सोर्स था ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो अगर आपने इनको सीरीज में जोड़ दिया है तो मान लो करंट जा रहा है, जो भी करंट है वो आ ही जा रहा है, तो आप ये चाहोगे कि जब इन तीनों की जगह कोई एक इंडक्टर लगा दिया जाए तो उससे भी करंट कितना फ्लो करे, वो करंट उतना ही फ्लो करे जितना इन तीनों के केस में कर रहा था, यानी कि आई की जो भी वैल्यू आएगी वो भी मतलब ओमेगा टी वाले फॉर्म में आएगी, पर आएगा उतना, उसको हम क्या बोलेंगे, एल इक्विवेलेंट। अब सीरीज में फिर से आप बोलोगे कि वोल्टेज डिवाइड होता है, तो इस पहले वाले का वोल्टेज V1, दूसरे वाले का वोल्टेज V2, तीसरे वाले का वोल्टेज V3, ठीक है, वोल्टेज, या फिर यहाँ पे आप ईएमएफ ले सकते हो, जैसे भी लेना हो उसको, तो आप बोल दोगे कि जो नेट ईएमएफ है वो क्या होगा, नेट ईएमएफ होगा पहले वाले का ईएमएफ या वोल्टेज प्लस दूसरे वाले का और प्लस तीसरे वाले का। अब एक इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला होता है -L/di/dt। तो यही इंडक्टर का वोल्टेज होता है, तो पहले वाले इंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा, -L1 अब डी आई बाई डी। इंडक्टर्स तीनों सीरीज में है, तीनों का करंट सेम है, करंट सेम है तो डी आई बाई डी टी भी सेम ही होगा तीनों के लिए। तो आप चाहते हो कि दूसरे वाले के लिए हो जाएगा -L2, मतलब जो डी आई बाई डी तीनों मिलके कर रहे हैं, और तीसरे वाले के लिए अकेला -L3। मान लो यहाँ पे ईएमएफ है ई, तो करंट आ रहा है मान लो इसको हम, तो अगर अकेले ई के बराबर करें यानी कोई इस वाले केस लगा दिया होगा केस में, वैल्यू क्या हो जाएगी, -L ने भी सेम डी आई बाई एसी सोर्स ई डी आई बाई डी टी, फिर से कॉमन करके कट जाएगा, प्रोड्यूस करवा दिया होता कट जाएगा, तो आप बोलते हैं कि ये उनका हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला बचेगा। सीरीज में करंट डिवाइड होते हैं, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सीरीज में करंट के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो I1 I2 रजिस्टर्स में होता है, और सेम ऐसे इंडक्टर्स को हम पैरेलल में भी, लेकिन तीनों टुकड़े I से हुए हैं तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला या ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, -L/di/dt। अब इन तीनों का ईएमएफ सेम होगा क्योंकि तीनों पैरेलल में हैं, तो तीनों का ईएमएफ हमने ई मान लिया, तीनों का ईएमएफ ई होगा, तो ईएमएफ ई होगा, तो यहां से अगर हम देखें तो di/dt की वैल्यू क्या आएगी, तो di/dt की वैल्यू आएगी माइनस का E/L। तो अगर अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी di/dt इक्वल्स टू अब हमको जब di1/dt की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो di1/dt की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी माइनस का E/L1, फिर di2/dt की वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस का E/L2, और di3 आएगी, ये आएगी -E/L3। और जब di/dt तो वो इक्विवेलेंट वाले केस से निकालना पड़ेगा, इस केस से, तो इस केस से क्या आएगा, तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है, मतलब वहां से ई की वैल्यू आती -L इक्विवेलेंट di/dt, तो di/dt की वैल्यू हो जाएगी इक्विवेलेंट ईएमएफ ई अपॉन में यहाँ पे L इक्विवेलेंट, तो -E हर जगह से कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो ये सेम बिहेवियर है इंडक्टर का रजिस्टर्स की तरह। इंडक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं एज रजिस्टर्स।
और रजिस्टर्स का करना हो तो रजिस्टर्स का भी बड़ा आसान होता है। अगर रजिस्टर सीरीज में है तो आपने बोलना है, अगर रजिस्टर सीरीज में है किसी सोर्स से तो इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप बोलोगे ये तीनों मिलकर के अगर इसका करंट फ्लो करा रहे थे आई, तो एक अकेला रजिस्टर होगा, वो भी कितना करंट फ्लो करवाएगा, आई ही फ्लो करवाएगा। अगर ये इक्विवेलेंट है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, तीनों का वोल्टेज अलग अलग होगा क्योंकि सीरीज में है। तो इसका वोल्टेज V1, R2 का वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3। जैसे वही बात कहानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, फिर ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो तीनों सीरीज में है तो करंट तो सेम रहेगा। तो V1 हो जाएगा I इंटू में R1, V2 I इंटू R2 और V3 I इंटू R3। और जो इक्विवेलेंट वाले केस से V निकालूंगा तो वो आएगा I इंटू में R इक्विवेलेंट। फिर से I कॉमन आकर के कट जाएगा सबसे, तो R इक्विवेलेंट सीरीज में वो हो गया सबका सम डायरेक्टली जो इंडक्टर्स में हुआ था। और सेम ऐसे जब पैरेलल की बात करेंगे तो अगर रजिस्टर्स पैरेलल में हो तो आप बोलोगे अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार करंट डिवाइड हो रहा है। तो मान लो करंट आ रहा था आई, इन तीनों को लगाने से बैटरी बी से, तो यहाँ पे करंट के तीन टुकड़े हो जाएंगे, I1, I2 और I3। फिर से वही चीज कि तीनों टुकड़े I से हुए तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। और अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट होता तो अगर अकेला रजिस्टर लगा होता तो वो इस बैटरी V से कितना करंट फ्लो करवाता, I। तो यहाँ पे हमको I की वैल्यू रखनी है, तो ओम्स लॉ, तो V होता है I इंटू R। तो I की वैल्यू क्या आती है, V बाय R। तो यहाँ पे आप I1 रखोगे तो क्या रखोगे, तीनों का वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि तीनों पैरेलल में है। तो I1 होगा V बाय R1, I2 होगा V बाय R2 और I3 होगा V बाय R3। और इक्विवेलेंट वाले केस से I होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये V कट जाएगा तीनों से, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इसके वैल्यू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरह से चलती रहेगी। बस यहाँ पे मैं 2 पॉइंट कवर कर लेता हूँ फटाफट से, तीनों के लिए कॉमन हो जाएगी। और ये चीज़ आपको थोड़ी पता भी हो तो अच्छी बात भी है। देखना, जब मैं बात कर रहा हूँ इस तरह के फॉर्मूले की, जब फॉर्मूला ऐसा आ रहा है जैसे R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, खैर ये बात तो मैं ना भी बताऊं तो भी आपको अपने आप कॉमन सेंस से भी पता लग जाएगी। अगर फॉर्मूला ये है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका इक्विवेलेंट है वो किससे बड़ा है, वो लार्जेस्ट वैल्यू से भी बड़ा है। अगर मैं रजिस्टर्स में बात करूं तो मान लो ये होता 1000 और मान लो ये होता 1, तो आपका आंसर बड़ा वाला जो है 1000 उससे भी बड़ा आएगा। और अगर ये वाला फॉर्मूला लग रहा होता जिसमें हम ऐसे लिखते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा आंसर होता है, जो हमारा इक्विवेलेंट होता है, वो छोटा आता है किससे, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी छोटा आता है। मतलब आप इसको एग्जांपल के तौर पे ट्राई कर सकते हो कि आपने दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ दिया, एक की वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लो, एक की वैल्यू है सपोज 10,000 ओम और एक की वैल्यू है वो है 1 ओम, और इन दोनों का पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालोगे फॉर्मूले से तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 10,000 अपॉन 10,001, और ये वैल्यू 1 से भी छोटी वैल्यू आएगी। तो ये थोड़ा सा पता हो आपको तो बेटर होता है। ओके, थैंक यू।